आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMU BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस एश्योरेंस के साथ कि अगर आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे और हमारे इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% कामयाबी भी मिलेगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या होगा इस एग्जामिनेशन का, पैटर्न क्या होगा, सीट्स कितनी होंगी, बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़नी है किसी टॉपिक के लिए। इसके अलावा पूरी कंप्लीट प्लानिंग होगी आपको 100% कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीट्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मेन कैंपस है AMU कैंपस अलीगढ़ का, वहाँ पे हैं 120 सीट्स। इसके अलावा दो और कैंपसेस में भी ये कोर्स चलता है। एक है आपका मलापुरम जो कि केरला में है और यहाँ पे 60 सीट्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे भी ये कोर्स अवेलेबल है और वहाँ पे भी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो 240 सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं आपके लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ किस कैंपस में सिलेक्शन पाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों की कोशिश होती है कि AMU जो कि सेंट्रल दिल्ली में है, सेंट्रल इंडिया में है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे आना पसंद करते हैं। एनीवे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पे ये सब दिया है। आप लोग मेरे बताने के अलावा खुद भी इसको चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर नेक्स्ट ईयर चेंज हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन में जो आएगा उसको आप गौर से पढ़िएगा। जो भी हम आज बात बता रहे हैं मे भी वो कल चेंज हो जाए नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जब तक जिस समय वक्त भी आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त की एलिजिबिलिटी और पूरा बुलेटिन आप बारीकी से पढ़ने की, कोई चेंज तो नहीं आया। अगर चेंज आया हो तो अकॉर्डिंगली अपना फैसला बदल लीजिएगा। बहरहाल जब तक चेंज नहीं आता तब तक हमारा वीडियो आपको 100% अथेंटिसिटी के साथ बताएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हमारी होगी 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होनी चाहिए, या फिर आपने ब्रिज कोर्स किया तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ देखिए सर्टिफिकेट या ब्रिज कोर्स फ्रॉम AMU विथ 50% मार्क्स, तब भी ये एक्सेप्टेबल है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे AMU में एज लिमिट भी लगती है BA LLB में, और 5 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है। किसी को भी इसमें छूट नहीं होगी, भले ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और उसके बाद आप BA LLB करना चाहते हो, तब भी आपको 5 ईयर्स का ही कोर्स करना होगा। आपके 3 साल वहाँ पे कम नहीं होंगे। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे दिया है थ्रू एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट होगा और उसमें क्या क्या आएगा यही सब आपको दिया हुआ है। एज सच कुछ सिलेबस यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं है, तो सिलेबस के लिए आपको कॉशियस रहना है। सिलेबस ढूंढने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। 10+2 का जो स्टैंडर्ड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो आपका SSC में हो या रेलवे में हो, ऑलमोस्ट वही सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। कोई भी टॉपिक यहाँ पे असाइन नहीं है कि इसी से सवाल आएंगे। तो रीजनिंग, मैथ्स या जो भी यहाँ पे लिखा है मेन टॉपिक्स इंग्लिश वगैरह के, उसके तकरीबन सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। हाँ, कुछ प्लानिंग के तहत अगर आप छोड़ दें तो वो एक अलग बात हो सकती है, वो हम बात कर लेंगे आखिर कहाँ क्या छोड़ा जा सकता है। डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज़ की इस ढंग से कि आपको 100% सक्सेस मिल सके। अदरवाइज़ फिर हमारे वीडियो में और किसी और चैनल की वीडियो में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। हमारी वीडियो में खासियत यही होती है कि इस चैनल पर जो भी बताया जाता है वो 100% सही होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सिलेबस का जो पहला पार्ट है, पैटर्न का आप पहला पार्ट कह सकते हो, वो है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। पिछली बार से इस बार में थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। देखिए पहले 25 सवाल आते थे इंग्लिश के, लेकिन इस बार 40 कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो 40 सवाल इस बार इंग्लिश से आएंगे। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में आपको अब ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि 40 सवालों का मतलब हुआ कि हर एक टॉपिक से 1-2 सवाल आना ही आना है। कोई टॉपिक शायद ही ऐसा होगा जिससे सवाल छूटे, भले वहाँ से एक आए सवाल या वहाँ से 2 सवाल आए। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, शायद किसी चैप्टर से 3 सवाल आए। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या, तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना होगा ग्रामर का तकरीबन हर एक पहलू, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो और आपका एडवर्ब हो, चाहे वो आपका सेंटेंस करेक्शन वाला हो, करेक्ट करने के लिए दे देगा वो, चाहे वो टेंस से रिलेटेड कुछ सवाल दे दे, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दे, इडियम फ्रेजेस दे दे, एंटोनिम दे दे, सिनोनिम दे दे, या फिर कहना चाहिए प्रीपोजिशन का यूज़ दे दे, आर्टिकल का इस्तेमाल पूछ ले, एसेट्रा एसेट्रा। वो हम दिखा देते हैं आपको एक बार मेन टॉपिक्स क्या होती हैं। बट आप मोटे तौर पे समझ लो कि आपने यहाँ पे ग्रामर का हर एक पहलू अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अभी तक हम वर्बली बोल रहे थे, अब हमने आपको ये रिटर्न में दिखा भी दिया है। टेबल आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट, ठीक है। सिंटेक्स,
उसके बाद आर्टिकल्स, नाउन, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर, नाउन मतलब नाउन आपने कंप्लीट पढ़ना है कि नहीं, मतलब ये प्रोनाउन भी इसी ढंग से आपने कंप्लीट करना, हर एक टॉपिक को आपने कंप्लीट करके चलना होगा। उस पर अच्छी प्रैक्टिस की भी आपको ज़रूरत होगी। लास्ट में हम बताएंगे कि इंग्लिश में आपको क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। प्रोनाउन आपने पढ़ना ही, एडजेक्टिव और आपका ये सब आप बाई वन पढ़ लीजिएगा, हम टेबल आपको दिखाते नहीं, हम ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। कोशिश कीजिएगा कि 100% सारे टॉपिक्स आपके कवर हों, क्योंकि कई बार मिस्टेक इस तरह से हो जाती है कि आप आउट ऑफ 40 35 36 सवाल तक ही पहुंच पाएंगे। ये शायद ही किसी के साथ हो कि वो 40 सवाल करेक्ट कर दे, चाहे वो जितना बड़ा मास्टर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये 39 पॉइंट्स में पूरा सिलेबस आपका कवर है इंग्लिश का। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है, तो आप पढ़ सकते हो ल्यूसेंट की इंग्लिश में देखिए ल्यूसेंट, ठीक है। और अगर ल्यूसेंट नहीं तो फिर किरण पब्लिकेशन की बैंकिंग क्लरिकल की बुक भी आप पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और अच्छे से पढ़ना है आपको ग्रामर, तो आप ढिल्लन पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, बैंकिंग पीओ के लिए आती है, वो ढिल्लन पब्लिकेशन आप नोट करके रखिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बहुत स्टैंडर्ड किताब है, बहुत ज़्यादा कवरेज देती है, ठीक है। बट फिर भी आप अगर चाहें तो इसकी ज़रूरत इतना नहीं है, आपको कवरेज लूसेंट या करंट पब्लिकेशन से 100% मिल जाएगी। दूसरा हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज विद एम्फोसिस ऑन लीगल इश्यूज। तो लीगल जितने भी इश्यूज हमारे आए होंगे अभी पिछले करंट में, मतलब 1 साल तक के ऑलमोस्ट, उन सबको आप बहुत बारीकी से देखें। जितने भी केसेस रहे हों, चाहे वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड रहा हो, चाहे वो आपका राफेल घोटाले से रिलेटेड रहा हो, या इसी तरह के और जो इश्यूज़ हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई टसल रहा हो, कोई झगड़ा रहा हो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन कौन सी रिट लगी हैं, फेमस रिट जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगती हैं, तो उनके ऊपर आपको बारीकी से गौर करना होगा। उनसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उन्हीं सवालों की ज़्यादा रहेगी कि वो सवाल आपसे पूछे जाएँ करंट अफेयर्स के तहत भी, ठीक है। इसके अलावा जीएस में तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज में आपने और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 40 सवाल आने हैं तो जाहिर सी बात है 10 तो शायद करंट अफेयर के होंगे, 8 या 10 तक सवाल, कुछ फिक्स नहीं है, बट वो जनरली इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 10 सवाल तक तो आएंगे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में और बहुत सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग आपके स्पोर्ट्स के तमाम टॉपिक्स, स्पोर्ट्स की तमाम इवेंट्स, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है कई बार कि ये टर्म पर्टिकुलर टर्म जो है, सपोज हमसे कहा चाइना मैन किस खेल से रिलेटेड है, तो वो सवाल आता है। ऐसे ही और बहुत सारे हर एक गेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़नी होगी। अवार्ड्स, इंटरनेशनल इवेंट्स आपकी तमाम और नेशनल इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो, ठीक है। और जो कंट्रीज़ के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, जैसे अक्सर ईरान और अमेरिका के बीच में टसल चलता रहता है, तो उस पर कुछ सवाल हो सकता है। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, हालांकि हम वर्बली सब आपको बता दिया था, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, बुक्स, राइटर्स, डिफरेंट अवार्ड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जीएस का दूसरा जो पार्ट है जीके का, वो है हमारा स्टैटिक जीएस, ठीक है। स्टैटिक जीएस में आपके तमाम जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, उन पे जो स्टैटिक सवाल होते हैं जो अमूमन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, कुछ चेंज नहीं आता, वो सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ही हमने लिख दिए आपके लिए। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख करके रख लें अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस के इवेंट्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ साथ। पॉलिटी तो खासतौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि लीगल इशूज़ भी उसी में आप पढ़ते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट आप समझिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट जो होते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, वो भी आपसे पूछे जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने ये भी लिख दी है आपके लिए, लूसेंट आप पढ़ेंगे विद वन मैगजीन 1 साल तक की आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 1 साल का कहीं पे करंट अफेयर आपको इकट्ठा मिल जाता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैगजीन कोई एवरेज लेवल की मैगजीन भी पढ़ लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा, लाइक प्रतियोगिता दर्पण। या अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो विजन की IAS पढ़ सकते हैं, ठीक है। या दृष्टि की एक मैगजीन आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो IAS लेवल की होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें कवरेज होती है, एक्सटेंसिव कवरेज,
बेहतर है कि आप सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण तक ही लिमिटेड रहें और इन्हीं बुक्स तक आप स्टिक रहें। अगर आप इन बुक्स पे स्टिक नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। सिलेबस का जो तीसरा पार्ट है वो है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स की ये रीजनिंग आने वाली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से पूछा जाने वाला है। तो आपके लिए रीजनिंग के टॉपिक्स तो आपको पता होंगे, नहीं पता तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बुक भी आपको रिकमेंड कर देते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी एक से सवाल लिखे जाते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन से भी एक सवाल आपका आएगा, पहले भी आता रहा है एमयू में, अब की बार भी आएगा, मे बी इवन 2 आ जाएँ। ठीक है, इसके अलावा सिम्बल्स नोटेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स छोड़े जा सकते हैं, लाइक शेड्यूल, डेट टाइम वगैरह, ये छोड़ा जा सकता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के मोड में ना हो, थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर 2-3 टॉपिक आपने ड्रॉप कर दिए तो बाकी सब आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एटलीस्ट 80% रीजनिंग का आपका सिलेबस जो है वो बहुत आसान है और आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स सॉलिड है आपके, मतलब 20 हो जाएंगे आपके, लाए जा सकते हैं 20 मार्क्स यहाँ पे। बाकी जीएस वगैरह में 40 नहीं लाए जा सकते, वहाँ पे हार्डली आप 35-36 तक पहुँचेंगे अगर बहुत अच्छी तैयारी करके आए तो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो 20 आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी टॉपिक्स को आप देख लीजिए। क्यूब एंड डाइस पे भी कई बार सवाल आता है, तो अगर टाइम मिले तो इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। ट्रिक्स कुछ शेयर कर लेंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना। पीडीएफ चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर की तो वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, या किसी भी XYZ एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टोर है जिसको हम अक्सर शेयर करते हैं, तो वो लिंक हम शेयर कर लेंगे। स्टोर पर जाना, अपनी पसंद का क्वेश्चन पेपर जो रिक्वायर्ड हो आपको आप देखना, वहाँ पर अगर अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। एक और वजह जो उस वेबसाइट को रिकमेंड करने की होती है वो ये कि वहाँ पे बहुत चीपर रेट पे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। मतलब ये कि 3-4 क्वेश्चन पेपर का अगर कोई कॉम्बो ऑफर है वहाँ पे, तो हार्डली 15 रुपये 12 रुपये में अवेलेबल हो जाता है, जो कि अगर आप ओपन मार्केट से लेंगे तो लोग 50-50 रुपये तक का क्वेश्चन पेपर एक बेचते हैं। तो 4 पेपर अगर आपने खरीदे 200 रुपये ओपन मार्केट में तक पहुँच जाता है। 200 नहीं तो 150-100 तक तो आपको खरीदना पड़ सकता है। लेकिन इस वेबसाइट से आपको हार्डली 12-15 रुपये में वो क्वेश्चन पेपर कॉम्बो ऑफर में मिल जाती हैं, 4 या 5 तक। ठीक है, बाकी देखिए स्टेटमेंट वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप कोशिश करिए कि इसमें कम से कम 80% तक रीजनिंग को एटलीस्ट आप कवर करें। भले ही आपका मैथ से रीजनिंग में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, लेकिन डेफिनेटली अगर हम ट्रिक्स वगैरह शेयर करेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो आप ट्रिक्स अगर देखेंगे अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस पर करेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आउट ऑफ 20 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग। अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें तो बुक्स हम आपको रिकमेंड करेंगे किरण पब्लिकेशन की बैंकिंग क्लरिकल। ठीक है, रीजनिंग की बुक, रीजनिंग किरण पब्लिकेशन, क्लियर, बैंकिंग क्लरिकल। ये बैंकिंग क्लरिकल के नाम से ही मिलेगी आपको, अदरवाइज बैंकिंग पीओ दे देगा, वो थोड़ी महंगी भी होगी, उसमें कवरेज भी ज़्यादा होगा, बट वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी आपके लिए। तो हम सिर्फ उतना ही रिकमेंड करें जितना आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा पढ़ने के लिए हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन जितना मिनिमम है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तीनों टॉपिक्स हमने आपके कवर कर लिए। सिलेबस से रिलेटेड सीट्स भी हमने आपको बता दी, पैटर्न भी हमने आपको बता दिया कि इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, इस बार रिटर्न क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो कि आपको कहना चाहिए कि 25 नंबर के सवाल आते थे, 2.5 नंबर के 1-10 सवाल, वो शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल होते थे, वो इस बार हटा दिए यूनिवर्सिटी ने। तो ये एक अच्छा मूव है, आपको इसको मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत आसान है, यहाँ पे स्कोरिंग अगर इस ढंग से होती है तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कहीं भी आप तुक्का नहीं लगाएंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है तो समझ लीजिए फिर आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा तुक्के उतना सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। और जहाँ तक अगर कट ऑफ की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती, कि अगर आप 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका चौथा टॉपिक यहाँ पे आप समझ लीजिए एक दिन से, ये चौथा पॉइंट आप कह लीजिए, 3 पॉइंट तो आपके ये हैं सिलेबस के, चौथा पॉइंट आपने ऐड करना है इसमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। कुछ पेपर्स तो आपको लिंक से मिल जाएंगे जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। ठीक है, आई थिंक 2 या 3 ईयर्स के, बट ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट वो तो आप डाउनलोड करके फ़ौरन उन पे शुरू करें, उनको आप सॉल्व करना शुरू करें। अगर सॉल्व हैं तो उनको एनालाइज करना शुरू करें और याद करने की कोशिश करें कि क्या क्या वहाँ बताया गया है। स्पेशली अगर हमने वो सॉल्व किया है तो
यूट्यूब पे वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी हम शेयर कर लेंगे। और वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में सवाल के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, उनके नोट्स आप ज़रूर बना लेना। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 5 साल तक के क्वेश्चन पेपर आप देख पाओ AMU के। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन से ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक आपको कुछ सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस सेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे उसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाए, ठीक है। तो ये थे आपकी बुक्स और जो स्टडी मटेरियल आपने पढ़ना था। इसके अलावा आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि पहली बार जो ये सिलेबस आपको दिया गया है वो आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस पूरे सिलेबस को कवर कर लें, हार्डली 20 दिन मैक्सिमम, ठीक है। बड़ी फुर्सत से पढ़ेंगे तब आप 20 दिन में आराम से इसको कर जाएंगे। अगर 6-7 घंटे पर डे आप एवरेज बना करके चल सकते हैं तो उसके बाद अगले 10 दिन में, अगर 20 दिन में पहली बार ये सिलेबस आपने कवर किया तो अगले 10 दिन में इसको आप रिवाइज़ करने की कोशिश करिए जब तक कि आपका एग्ज़ामिनेशन ओवर ना हो जाए। सपोज जून एंड में अगर आपका एग्ज़ाम है, अभी आज अगर हम 20 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं तो 10 मई तक आपका पहली बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद हर 10 दिन बाद सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज़ हो जाना चाहिए और 5 या 6 रिवीजन तब तक हो जाने चाहिए जब तक कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। हम ये ज़्यूम करके चल रहे हैं कि जून एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर जून से एंड से पहले हो जाता है 15 जून के आसपास तो फिर आपके 15 दिन कम हो जाएंगे। तो आप हर बार के जो 10 दिन का रिवीजन का पीरियड है बाद का, उसको आप 2 दिन घटा के चलिएगा। 8 दिन में आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये। और अगर आप ऐसा कर पाते तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि कुछ टेस्ट सेंटर अलीगढ़ के अलावा और भी हैं, जैसे कलकत्ता एंड कोझिकोड केरला, वेस्ट बंगाल एंड केरला, 2 जगह पे सेंटर और हैं आपके ये। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने भरा होगा। अब चूँकि डेट ओवर हो चुकी है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप जो GCL में अपेयर हो गोइंग फॉरवर्ड, वो अकॉर्डिंगली अपना सेंटर भी चूज़ कर सकता है अगर अवेलेबल हो उस टाइम पे तो, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड आपको ऑलमोस्ट 2 वीक पहले अवेलेबल हो जाता है। कई बार बच्चे एडमिट कार्ड के बारे में पूछते हैं, उस वेबसाइट का यहाँ पे डिटेल दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, तो इसको आप नोट करें और इसी पे आपका ये अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल टेस्ट का जो शेड्यूल था वो भी चेंज हो गया। अब 13 अप्रैल तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो नई डेट आएगी। कोविड-19 के वजह से ये जो है सब कुछ हुआ है तो डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा। मे बी जून में किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप 100% इनको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को तो 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। इसी एश्योरेंस के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।